फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि मटेरियल जो बने हुए होते हैं सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से, उसको हम लोग प्योर मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, प्योर मेटल्स में ही हम लोग आ गए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और प्योर मेटल क्या हुआ? प्योर मेटल का एग्जांपल हो गया हम लोग का CO2, O2, सॉरी O2 लिखो यहाँ पे, CO2। ठीक है, ये सब हो गए प्योर, मतलब ये एक ही टाइप ऑफ मटेरियल से बने हुए हैं, एक ही टाइप ऑफ मटेरियल इनमें यूज़ हुआ है। ठीक है, और इसमें आ गए हम लोगों के एलिमेंट और कंपाउंड भी, क्योंकि ये भी सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, क्योंकि उनके एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक से 118 एलिमेंट्स को खोज लिया गया है, और इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना, ब्रीफ पढ़ाई करना इन सब के बारे में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसे सेपरेट कर दिया है। ठीक है, सेपरेट कर दिया है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्लासीफाई कर दिया है, और हम लोगों ने क्लासीफाई करके दो ग्रुप बना दिए हैं, एक हो गया मेटल्स और एक हो गया नॉन मेटल्स। ठीक है, और हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है? उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। उसके बाद अकरेंस ऑफ एलिमेंट, अकरेंस ऑफ एलिमेंट हम लोग को पढ़ना है। तो जो मेटल्स होते हैं वो अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल है, उसके बाद आयरन हम लोग को मिलता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया है, ये हम लोगों को कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब किसी के साथ में मिलते हैं, किसी अन्य मेटल्स के साथ में ये हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये लोग हम लोगों को मिलते हैं ऑक्साइड के साथ, ये सल्फाइड के साथ, कार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, ये सब के साथ मिलते हैं। और जो लिस्ट, मतलब कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये सब हम लोग को, ये सब एलिमेंट हम लोग को अपने नेचुरल स्टेट में मिलते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो नॉन मेटल्स हम लोग को हर टाइप में मिल जाएगा। हम लोग को एटमॉस्फेयर में भी नॉन मेटल मिल जाएगा, जैसे हो गया हम लोगों का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के। ठीक है, और भी बहुत सारे मेटल्स जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो हम लोगों को, मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हम लोगों को कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, वो फ्री स्टेट में ही नहीं मिलते, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलते हैं। जैसे ऑक्साइड हो गया, नाइट्रेट्स हो गया। ठीक है, सल्फर एक ऐसा कम नॉन मेटल है जो फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंपाउंड में भी मिलता है, मतलब किसी के साथ मिक्स भी मिलता है। और हम लोगों को ये क्या बोलते हैं, कार्बन हम लोगों को डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब के फॉर्म में मिलता है। और कार्बन हम लोगों को ये क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स के भी फॉर्म में मिलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बी कार्बोनेट्स। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम लोगों का है मेटल्स एंड ओर। मेटल्स क्या होता है, ये सॉरी, मिनरल्स एंड ओर्स, मैं भी ना, मिनरल्स एंड ओर। तो मिनरल्स क्या होता है? तो मिनरल्स हम लोगों को नेचुरल, मतलब नेचर से मिलता है। ये सब जो सब्सटेंस होते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो अर्थ के अंदर मिलते हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर मिलते हैं। और क्या होता है? और क्या होता है? और भी मेटल ही होता है, ये मिनरल ही होता है, जिसमें से एक या एक से ज़्यादा मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग को एल्यूमिनियम मिलता है बॉक्साइट से, ही बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसका ओर से। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोगों को आयरन उसके ओर से मिलता है, जिसका नाम है हेमाटाइट। ठीक है,
अब इसी प्रोसेस को मतलब एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनरल फ्रॉम इट्स ओर, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, और इसमें कुछ स्टेप्स भी आते हैं, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से और मतलब और की इम्प्रूव मतलब गंदगी इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, और में से उसकी गंदगी को रिमूव किया जाता है। उसके बाद है हम लोग का रेड्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेटल और मतलब मेटल के ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके फ्री स्टेट में। उसका रिफाइनिंग क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, जब मेटल को ऑब्टेन किया जाता है इस प्रोसेस रिड्यूसन के प्रोसेस के द्वारा, उसके ओर से निकाला जाता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल को उसके ओर से, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। उसी इम्प्योरिटीज को इस प्रोसेस के द्वारा साफ किया जाता है। अब हम लोग ये अब पढ़ते हैं हम लोग मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मेटल और नॉन मेटल दोनों के पढ़ेंगे हम लोग, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो फिजिकल स्टेट होता है मेटल का, वो सॉलिड होता है, पर इसमें भी ये है एक एक्सेप्ट, ठीक है सॉरी, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है। हम लोग का जो ये मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड में मिलता है, मतलब हम लोग को सारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, पर हम लोग को बस एक मर्क्यूरी ही है जो हम लोगों को लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग, जैसे हो गया आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। उसके बाद नॉन मेटल्स कोई भी हम लोग को फॉर्म में मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में हम लोगों को ये मिल जाएंगे। ठीक है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है नॉन मेटल्स का जो सॉलिड फॉर्म में हम लोग को मिलता है, जैसे हो गया कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन, ये सब कुछ एग्जाम्पल है नॉन मेटल का। ये सब हम लोग को मिलते हैं सॉलिड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में हम लोग को मिलता है ब्रोमाइन, लिक्विड के फॉर्म में नॉन मेटल में हम लोग को मिलता है ब्रोमाइन। और गैस के फॉर्म में तो हम लोग को मिल जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गए ये नॉन मेटल का जो गैस में मिलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी मेटल या नॉन मेटल पिघलना स्टार्ट कर देता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिसमें वो बॉयल होने लगता है, भाप बनने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो लिक्विड में बदल जाता है, और इसमें क्या होता है, बॉइलिंग में क्या होता है, वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दिया। अब हम लोग जानते हैं कि मेटल्स का जो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, मतलब मेटल्स का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और उसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1536 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पर इसमें भी एक्सेप्शन है। जो एक मेटल होता है, एक मेटल का नाम है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम है। इस मेटल का नाम है हम लोग का सेलियम। सेलियम एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 28.7 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और ये हम लोग जानते हैं, ये जनरली जो नॉन मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ये हम लोग जानते हैं। पर है ना, और इस पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सल्फर का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है,
पर इसमें भी एक्सेप्शन है। जो डायमंड होता है, जो एक नॉन मेटल होता है, जो कार्बन से हम लोग को मिलता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। उसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 3723 डिग्री सेल्सियस, तो देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी के बारे में हम लोग कर लेते हैं। देखिए, डेंसिटी ग्रेजुअली जो मेटल्स का डेंसिटी होता है वो हाई होता है, हाई डेंसिटेड होते हैं वो। पर जो नॉन मेटल का डेंसिटी होता है वो कम होता है, मतलब लो होता है, क्योंकि वो नॉन मेटल है, ठीक है। पर इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है। जो सोडियम और पोटेशियम है, उन वो दोनों मेटल ही हैं, पर उनका जो डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। उनका डेंसिटी का वैल्यू लेस देन वाटर की डेंसिटी के वैल्यू के मुकाबले भी कम है, लेस है, कम है। अब आज ये आते हैं हार्डनेस के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं ज़्यादातर मेटल हार्ड होते हैं, मोस्ट मेटल्स आर वेरी हार्ड, ठीक है। वो लोग बहुत हाई प्रेशर को अपने आप पे बर्दाश्त कर सकते हैं, झेल सकते हैं। पर ये नॉन मेटल का नॉट मतलब नॉन मेटल बहुत हार्ड नहीं होते। उन पर हम लोग ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाएंगे, हैमर से ठोकेंगे तो उनके पीसेस हो जाएंगे, ठीक है। पर इसमें भी इसमें भी हम लोग का कुछ ऐसा एक्सपेंशन है। जो सोडियम और पोटेशियम होता है, जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो मेटल है, पर उसको हम लोग चाकू के मदद से भी कट कर सकते हैं। और जो डायमंड होता है, जो डायमंड होता है वो एक नॉन मेटल है, पर उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा वेट भी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाल देंगे, तब भी वो इजीली ब्रेक नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं एक्सेप्शंस कितना बढ़िया बताया गया है हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोगों का आगे है लस्टर 5। जो ज़्यादातर मेटल्स शाइनी सरफेस के होते हैं, इनको हम लोग मेटेलिक लस्टर भी बोलते हैं। और नॉन मेटल ग्रेजुअली डल, मतलब वो लोग में कोई चमक नहीं होती, इसीलिए उन लोग को हम लोग नॉन लस्टरेबल बोलते हैं, ठीक है। और आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास नेचुरल लस्टर है, ठीक है। इसमें भी हम लोग को दे दिया गया है, इसमें भी एक्सेप्शन दे दिया गया है आयोडीन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मैलेबिलिटी, ठीक है। मैलेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो जो मेटल्स होते हैं वो मैलेबल होते हैं, क्योंकि उन पे हथौड़ों हम लोग उनको हथौड़ों से पीट पीट के थिन शीटों में बदल सकते हैं और वो लोग टूटेंगे भी नहीं। पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटेबल होते हैं। जब हम लोग उनको हथौड़ी से मारेंगे, मतलब हैमर से उन पर ठोकेंगे उन पर, तो वो लोग टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, छोटे छोटे हिस्सों में वो लोग टूट जाएंगे, तो वो लोग मैलेबल नहीं होते हैं। और यहाँ पे वही एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है एक्टिविटी में, यहाँ पे बस वही जिंक मेटल का दिया हुआ है, जिसको हैमर से हम लोग मारेंगे तो वो हम लोग देख पाएंगे कि वो टूटेगा नहीं, और वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 7 डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी क्या होता है? तो मेटल ज़्यादातर ये मेटल्स को हम लोग चाहें तो थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी एबिलिटी ऑफ मेटल, इसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम लोग बोलते हैं डक्टिबिलिटी, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम एंड आयरन वायर आर कॉमनली यूज फॉर, हाँ, और कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन का वायर कॉमनली यूज़ होता है। कैसे, कहाँ यूज़ होता है? तो वायर्स में यूज़ होता है, वो लोग का यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा होगा कि वायर्स में यूज़ होता है, जैसे वायर ऐसा होता है, उसके अंदर हम लोग देखते होंगे कि एक कॉपर का एक लंबा सा ये क्या बोलते हैं, तार गया रहता है, वायर गया रहता है, तो इसका ये सब में यूज़ होता है।
और नॉन मेटल ज़्यादातर मतलब डक्टिबिलिटी नहीं होते, नॉन डक्टेबल, ठीक है। वो लोग को हम लोग ये वायर्स में चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक ड्यूनो दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं ड्यूनो को। जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो हाईली मैलेबल होते हैं। गोल्ड को हम लोग हथौड़े से पीट पीट के बहुत पतला एक थिन शीट बना सकते हैं, जिसका हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है मेजरमेंट 2.0 इंटू 10⁻⁵ थिन का बना सकते हैं उसको, ठीक है। इतना पतला हम लोग उसको ठोक ठोक के कर सकते हैं। और गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टेबल मटेरियल है, ठीक है। क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। अब ये टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होता है, नाम ही सुन के हम लोग समझिए होंगे टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होता है। टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, इट इज़ दी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है मेटल का, जिसमें सब्सटेंस कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। मेटल का जो टेंसिल स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है क्योंकि वो लोग बहुत डक्टिबिलिटी होता है उन लोगों में, डक्टिबिलिटी और मैलिएबिलिटी होता है उन लोगों में। और नॉन मेटल ग्रेजुअली, मतलब नॉन मेटल के पास उतना हाई टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं होता है। बस इसमें भी एक एक्सपेक्शन है, कार्बन, ठीक है। कार्बन में आगे हम लोग को डायमंड को हम लोग ज़्यादा, मतलब उसका डायमंड का टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, डायमंड को हम लोग जल्दी चूड़ा नहीं बना सकते। अब कंडक्टिविटी, तो क्या हो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखता है दी एबिलिटी ऑफ मेटल टू ट्रांसफर हीट और इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। मतलब जो एबिलिटी होता है मेटल्स या मटेरियल का, अभी ले लीजिए, मटेरियल का जो एबिलिटी होता है जिसमें वो हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पास करवा सकते हैं, उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब वो लोग एक जगह से, जैसे यहाँ से हीट एनर्जी उसने लिया तो वो चाहे तो यहाँ पे वो पास करवा सकता है, यहाँ से उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी लिया यहाँ पे वो पास करवा रहा है, ठीक है। वही उसी को बोलते हैं। और इसमें 2 टाइप का हो गया, एक तो हो गया थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है दी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ इज, हाँ, जिसमें क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसमें मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह हीट एनर्जी को फ्लो करवा सकता है, वही बोलते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कोई मटेरियल है, जैसे यहाँ पे एक आयरन, जहाँ पे जैसे एग्जांपल ये एक्टिविटी दिया हुआ है, मैं उसी में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गर्म पानी का जार है, ठीक है। इसमें गर्म पानी है, इसमें हम लोग आयरन रॉड रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ समय बाद इसका यहाँ पे गर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग रखेंगे पर यहाँ पे गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेटल्स के पास ऐसे एबिलिटी है कि वो हीट एनर्जी को अपने में से पास करवा सकते हैं। और उसी प्रकार से ये मेटल्स के पास ऐसा एबिलिटी है कि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवा सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें भी वही दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बैटरी मैंने लिया, यहाँ पर से मैंने एक बैटरी ले लिया, ठीक है, ये बैटरी ले लिया। और मैंने एक ये
कॉपर वायर ले लिया, कॉपर वायर ले लिया, ठीक है। कॉपर एक होता है, हम लोग जानते हैं, एक मेटल होता है, ठीक है। कॉपर वायर ले लिया, उसने उसको मैंने वायर में कन्वर्ट करके लिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बैटरी से कॉपर के वायर को कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद उसको मैंने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। तो हम लोग देखेंगे कि बल्ब जो करेगा वो ग्लो करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा बल्ब, ठीक है। ये ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जो हमारा मेटल है उसके पास ऐसा एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से फ्लो करवा सकता है। अब आगे यहाँ से हम लोग देखते हैं, दिस एक्टिविटी सो दी मेटल्स आर, हाँ, और ये एक्टिविटी हम लोग को दिखाया कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इट ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी दैट मेटल वायर जनरली, ठीक है। क्योंकि ये क्यों हुआ? उनके प्रॉपर्टीज़ के वजह से, क्योंकि मेटल्स को हम लोग वायर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग में डक्टिबिलिटी होता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, उनको हम लोग इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दिया हुआ है हम लोगों को। क्या है एक्सेप्शन? कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट अपने आप में से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकता है, ठीक है। इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसका यूज़ हम लोग बैटरीज में करते हैं, ओके। जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। क्यों? हम लोग ऐसा देखते भी होंगे, हम ज़्यादातर ये जो केबल्स होते हैं, केबल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, वो कॉपर का होता है या सिल्वर का होता है? ज़्यादातर कॉपर का ही होता है, क्योंकि कॉपर इतना महंगा नहीं है, सिल्वर बहुत महंगा है, इसीलिए ज़्यादातर कॉपर का होता है। पर कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी। उसके बाद ये, और एक जो मेटल है, मतलब हम लोग ये तो पढ़ लिए कि मेटल अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो मर्क्यूरी होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं सुनोरसिटी। सुनोरसिटी क्या होता है? ये होता है जब एक पीस ऑफ मेटल को किसी चीज़ पे स्ट्राइक किया जाता है तो एक रिंगिंग साउंड हम लोग को सुनाई देता है। यही प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम लोग सुनोरसिटी बोलते हैं। ज़्यादातर मेटल ये सुनोरसिटी कर सकते हैं, मतलब सुनोरस होते हैं, और नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग नॉन सुनोरस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को वही चीज़ दिखाया गया है जो हम लोगों ने पढ़ा, एक टेबल बना के हम लोग को बस दिखा दिया गया है, देख सकते हैं हम लोगों ने ये पढ़ चुका है, तो हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जो एलिमेंट दोनों के प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, मेटल के भी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं और नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, उन सब एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। उसके एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है हम लोग को, और उसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिया गया है। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अनदर होता है दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग लेट अस कंपेयर दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कंपेयर करेंगे, मेटल और नॉन मेटल दोनों का। जब हम लोग रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन में, जब हम लोग मेटल का, यहाँ पे मेटल का रिएक्शन हो रहा है, मेटल का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन में, तब क्या होता है?
तो मैं बताता हूँ। इस एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोगों को एक ये क्या बोल सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन ले लेना है, उसको हम लोगों को जला देना है। हम लोग देखेंगे कि वो ब्राइट लाइट के साथ जल जाएगा। उसके बाद एक वाइट पाउडर वो छोड़ेगा, ठीक है। द वाइट पाउडर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो वाइट पाउडर होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि हम लोग ने इसे ऑक्सीजन में जलाया है कि ठीक है, क्योंकि हम लोग को किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, कंबक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब हम लोगों को वही पाउडर को कलेक्ट कर लेना है, ले लेना है, वही वाइट पाउडर को कलेक्ट कर लेना है और उसको पानी में मिला देना है। उसमें रेड लेटमस पेपर को डुबाना है, लाल कलर का लेटमस पेपर को डुबाना है उसी सोल्यूशन में। हम लोग देखेंगे जो लाल कलर का लेटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो सोल्यूशन था वो एक एल्कलाइन था, ठीक है। ये सोल्यूशन एल्कलाइन था, मतलब यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हुआ, बेस, ठीक है। और ये क्यों हुआ? दिस हैपन बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड डिपॉजिट इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोगों ने पानी में मिलाया तो उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को यही केमिकल फॉर्मूला के तौर पे सिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड खोज लिया था, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना लिया था। अब हम लोगों ने वही लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम लोगों ने पानी में मिला दिया तो हम लोगों को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ये एक्टिविटी शो करता है मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करता है जो बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। मैंने बताया था बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि जो रेड लेटमस पेपर था वो ब्लू हो जाता है इसीलिए। जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होते हैं ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इवन, हाँ ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करते ही हैं, पर जो एयर में मौजूद होता है, पर ये रूम टेम्परेचर में भी जल जाते हैं क्योंकि इन लोगों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब हम लोग को ये नेक्स्ट एक्टिविटी नॉन मेटल का पढ़ा रहा है, मतलब जब हम लोग नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को ये चारकोल ले लेना है। चारकोल होता है कार्बनी का एक फॉर्म है। एक ये डिफ्लेग्रेट स्पून लेना है हम लोगों को। हम लोग को कैसे स्पून लेना है? इस प्रकार का स्पून लेना है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। ऐसा टाइप का स्पून लेना है, ठीक है। ऐसा टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या करना है, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे स्पून में चारकोल ले लिया, ठीक है। अब इस चारकोल को हम लोग को जला देना है, ठीक है। इस चारकोल को हम लोग को जला देना है और और जो स्पून है उसको एक जार में पुट कर देना है और उस जार को बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद रिमूव दी स्पून फ्रॉम दी जार को, इसमें से स्पून को थोड़ी समय बाद रिमूव करना है, ठीक है। उसमें थोड़ा पानी को मिलाना है जार में एंड कवर इट अगेन, उसको फिर से कवर कर लेना है, ठीक है। मतलब इसको हटा देना है। यहाँ पे गैस बन रहा होगा, जैसे जैसे क्या हुआ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक जार ले लिया और उसमें एक ये ऐसा टाइप का स्पून को रख के ये चारकोल को जला दिया। यहाँ पे गैस जनरेट हुआ, यहाँ पे गैस पैदा हुआ। उसके बाद थोड़ा देर बाद जब चारकोल जल गया तो मैंने क्या किया कि इसमें ये जो गैस में था उसमें मैंने पानी मिला दिया, ठीक है। पानी मिला दिया तो
तो मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने ब्लू लिटमस पेपर को, उसके बाद पानी मिलाने के बाद मैंने क्या किया, जिस जार में का जो पानी था उसको मैंने एक जगह निकाला और उसमें क्या किया, मैंने ब्लू लिटमस पेपर को डुबाया, ब्लू लिटमस पेपर को डुबाया। मैंने देखा कि जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन में रिएक्ट किया, मतलब ऑक्सीजन के साथ जल गया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही किया, तब हम लोगों को एसिड मिला। ठीक है, एसिड मिला। और यही वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ये दे दिया गया है केमिकल फॉर्मूला इसका। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चारकोल लिए, उसको हम लोग ऑक्सीजन में जला दिया, तो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन किया। और हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर के साथ मिला दिया, तो हम लोगों ने कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, कार्बोनिक एसिड हम लोगों को मिल गया। इससे हम लोग को यह ये पता चलता है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और वो नेचर में एसिडिक होता है। ठीक है, अब हम लोगों का रिएक्शन विथ वाटर। जब हम लोगों ने रिएक्शन करवाया पानी के साथ, जब मैंने रिएक्शन करवाया पानी के साथ, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन का ले लेना है। ले लिया मैंने। अब उसको क्लीन करना है अच्छे से सैंड पेपर से, जिससे उसका ऑक्साइड का लेयर उतर जाए। उसके बाद उसको हम लोग को क्या करना है, उसको एक बॉइलिंग ट्यूब में, जिसमें आधा स्तर पे पानी भरा हुआ है, उसमें हम लोग को उसको डाल देना है। और उसके ऊपर मतलब उसी बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर एक और ट्यूब रख देना है, जिससे गैस बाहर ना जाए। ठीक है, रख देना है एक और ट्यूब को। उसके बाद क्या करना है, इसको मतलब गर्म होने देना है। ठीक है, गर्म होने देना है, फ्लेम को ऑफ नहीं करना है अभी। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ बबल्स, यहाँ पे हम लोग को देखेंगे कि जनरेट होंगे, मतलब निकलेंगे, कुछ बबल्स निकलेंगे। उसके बाद थोड़ा देर बाद इसको बंद कर देना है, बर्नर को बंद कर देना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोग अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो मैं बताया जैसे बर्नर को हटा देना है, मैंने बताया कि यहाँ पे बबल्स बनेंगे। ठीक है, बबल्स बने। उसके बाद हम लोगों को ये हटा दिया मैंने और ये भी हटा दिया मैंने। ठीक है, दोनों चीज़ को हटा दिया। अब ये इसको हम लोग को क्या करना है, इसके सामने हम लोगों को ये जो गैस यहाँ पे बना है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बबल्स बन रहे थे। उसके बाद ये देख सकते थे ये कुछ बबल्स बन रहे थे। उसके बाद सबको हटा देना है। उसके बाद हम लोग को एक जलती हुई मैस्टिक को उसके पास लेके जाना है। हम लोग देखेंगे कि वो पॉप साउंड, मतलब क्रैकिंग साउंड के साथ जलेगा, क्रैकिंग साउंड के साथ वो जलना स्टार्ट करेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन किया तो इसने हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पर से हम लोग को ये केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे हम लोगों का एम ने ये रिएक्शन, एम को हम लोगों ने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, जिससे हम लोगों ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खोजा। और उसके बाद हम लोगों ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खोजा और हाइड्रोजन गैस खोजा। ठीक है, अब ये एक्टिविटी शो करता है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखता है, अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि जब मेटल्स ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो लोग हाइड्रोजन गैस ये निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस हम लोग को मिल जाती है। अब ये क्या यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे लिखता है कि
जो डिफरेंट मेटल होते हैं, मतलब अलग अलग मेटल क्या है, रिएक्टिविटी अलग होता है पानी के साथ। जैसे हो गए सोडियम और पोटेशियम, ये पानी के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, जिससे पानी में आग लग जाती है। इसीलिए लोगों को ये टाइप के मेटल्स को हम लोग स्टोर करते हैं केरोसिन में और पैराफिक्स बैग्स में, कि इसमें आग ना लगे। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर ये गर्म पानी के साथ कर सकता है, गर्म पानी के साथ कर लेता है। ये जिंक रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर एंड आयरन रिएक्ट विथ स्टीम। जिंक बॉइलिंग खौलता हुआ पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। आयरन जो है वो स्टीम, स्टीम मतलब भाप, भाप के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि अलग अलग मेटल का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है। मतलब कोई कोई ठंडे पानी के साथ करता है, कोई गर्म पानी के साथ करता है बॉइलिंग वाटर, कोई स्टीम के साथ करता है। तो अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है रिएक्टिविटी। और जो ये हमारे ये और जो ये हमारे पास ऐसे भी मेटल्स हैं जो किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं, वो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। वो मेटल्स में आ गया हम लोगों का कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम एंड मर्क्यूरी डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। किसी के साथ ज़्यादा ये लोग रिएक्ट नहीं करते, ये बहुत नॉवल मेटल्स होते हैं। अब मैं नॉवल मेटल्स के बारे में भी आगे पढ़ाऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के ये डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। देयर फॉर सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर स्टोर इन वाटर टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विथ एयर। ठीक है, मतलब पानी के साथ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, कभी भी रिएक्शन पानी के साथ नहीं करते। इसीलिए कुछ नॉन मेटल को हम लोग पानी में रखते हैं, जैसे हो गया फोस्फोरस, हम लोग पानी में रखते हैं कि वो, क्योंकि वो एयर में ही आग पकड़ लेता है, एयर में ही कैच फायर कर लेता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड। अब यहाँ पे हम लोग का एक्टिविटी नंबर 8 है। क्या है यहाँ पे हम लोगों को बता रहा, अब यहाँ पे हम लोग को बताता है रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ हम लोग कैसे रिएक्शन ये देख पाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, उसमें कुछ आयरन नील्स ले लेना है, आयरन के नील्स को कुछ ले लेना है। ठीक है, और हम लोगों को ये आयरन नेल्स को सैंड पेपर से अच्छे से रफ कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना है उसी ट्यूब में। ठीक है, अब उसको नेल्स के साथ रिएक्शन करने देना है, और उसको उसके ऊपर मतलब एक ट्यूब के ऊपर एक और ट्यूब रख देना है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे एक ट्यूब है तो इसके ऊपर भी एक ट्यूब रख देना है, जिससे गैस बाहर ना जाए। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा, बबल्स निकलेंगे इसमें से। उसके बाद थोड़ा देर बाद इस ऊपर वाले ट्यूब को हटा देना है। हम लोग फिर यहाँ पे एक मैचस्टिक लाएंगे, तो ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करेगी। ये मैचस्टिक, जलती हुई मैचस्टिक लाएंगे तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन सिक्रीट हो रहा है, हाइड्रोजन हम लोग को फिर मिल रहा है। चाहो तो इस एक्टिविटी को हम लोग रिपीट करके भी देख सकते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन के साथ, फिर किसी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग सेम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मतलब जैसे सेम एसिड नहीं, डाइल्यूट सल्फर एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे, तो यही सेम हम लोगों को सेम चीज़ देखने मिलेगा। उस समय भी हाइड्रोजन हम लोगों को मिल जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन गैस कैसे आई, यहाँ पे बताया गया है हम लोगों को केमिकल फॉर्मूला के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आयरन लिया गया, आयरन लिया गया, उसके बाद हम लोगों ने वही एसिड को ले लिया गया। उसके बाद हम लोग जब उसका रिएक्शन करवाए तो आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए वो पॉपिंग साउंड के साथ जलने लगा।
अब यहाँ पे बोला था हम लोग जिंक के साथ भी कर सकते हैं वही चीज़। तो जिंक मैंने लिया, फिर मैंने सल्फर एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है। जब मैंने इसका रिएक्शन करवाया एसिड के साथ, मतलब ये एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करवाया तो मैंने जिंक सल्फाइड का फॉर्मेशन किया और मेरे को मिला हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब एक्टिविटी क्या हम लोग को शो करती है कि मेटल्स, मोस्ट मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ज़्यादातर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ये और सॉल्ट निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे सम मेटल्स लाइक कॉपर एंड लीड डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कुछ मेटल्स है, ये सब ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, पर ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। बट ये लोग ये हाइड्रोजन नहीं निकाल पाते, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाते हैं। मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ये सब जो है, ये सब मैंने आपको बताया, ये सब ज़्यादातर किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। अब ये तो हो गया मेटल की बात। नॉन मेटल पे आओ, तो नॉन मेटल ग्रेजुअली ज़्यादातर एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, पर कुछ नॉन मेटल हैं जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, ये क्या करते हैं, ये गरम हॉट कंजर्वेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये सब के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ये सब के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। बट फिर ये लोग ये क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाते। मतलब ये लोग गरम कंजर्टेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर तो लेते हैं, पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाते, यही प्रॉब्लम है। अब रिएक्शन विथ एल्कलाइंस, तो मोस्ट मेटल्स जो होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स वो एल्कलाइन के साथ रिएक्शन नहीं करते, पर जो एल्युमिनियम और जिंक है वो एल्युमिनियम जिंक हाउएवर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एल्कलाइन हैं। जो एल्युमिनियम और जिंक होता है, ये दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करते भी हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन करते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर मेटल्स रिएक्शन तो नहीं करते हैं अल्कलाइंस के साथ, पर ये कुछ कुछ कर लेते हैं। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहा है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस टू फॉर्म कंपाउंड इज नोन एज रिएक्ट, ठीक है। मतलब ये एक टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट की कि वो कितना पे रिएक्ट कर सकता है दूसरा कंपाउंड सब्सटेंस के साथ, जिससे फाउंड वो करे कंपाउंड, उसी को रिएक्टिविटी बोलते हैं। मतलब मैं आपको सही समझा तो रिएक्टिविटी ऐसा होता है जो कितना उसका पोटेंशियल है, टेंडेंसी है, किस टेंडेंसी पे वो एलिमेंट रिएक्ट कर सकते हैं अदर सब्सटेंस के साथ। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे सोडियम पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो लोग तुरंत उसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा, ये बहुत रिएक्टिविटी वाले सब्सटेंस होते हैं। और गोल्ड, प्लेटिनियम ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं, तो ये कम रिएक्टिविटी वाले सब्सटेंस होते हैं। अब यहाँ पे है लिखता दी मोर the more is the tendency of an element to found compound is the more it reactivity। अब यहाँ पे आगे देखते हैं,
ऑल मटेरियल डज नॉट हैव सेम रिएक्टिविटी। सारे मटेरियल मैं बताया था, सारा मटेरियल का सेम रिएक्टिविटी नहीं होता है। सम बहुत कुछ कुछ का तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कुछ बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सम आर मोर रिएक्टिव देन अदर। ठीक है, दैट इज दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड। उनका ग्रेटर टेंडेंसी हो जाएगा कंपाउंड को फाउंड करने में। Such metals occur in the form of their compound in earth crust। और यही सब मेटल्स अर्थ क्रस्ट में कंपाउंड के फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में भी क्या होता है, वहाँ पे भी बहुत गर्मी होती है, तो वो हीट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब हीट हो रखती है मेटल्स को ना, तो वो रिएक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। और रीसर रिएक्टिव मेटल्स अकर देयर। और जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो नेचुरल स्टेट में मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ये कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, और जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हम लोग को नेचुरल स्टेट में मिल जाते हैं। और इसी को हमारी बुक ने रिएक्टिविटी यही रिएक्टिविटी को ये ऑर्डरली डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने ये सॉरी डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे बुक ने इसी का एक टेबल बना दिया है। तो हम लोग देख सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टेबल, जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो ये एलिमेंट होता है वो पोटेशियम होता है। उसका यहाँ पे सिंबल भी दिया हुआ है, उसके बाद ऐसे ही दिया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। Reaction of a metal with an acid is an example of displacement reaction। ठीक है, जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इन विच द मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दी एसिड, जिसमें मेटल हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा एसिड से। A reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from the solution of salt is another example of this। ठीक है, ठीक है, आगे लिखता है, और जब एक रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा कम रिएक्टिव मेटल को और सॉल्ट फॉर्म करेगा, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है, उससे हम लोग को और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को 50 ml वाटर लेना है एक बीकर में, और उसमें ड्रॉप कर देना है कुछ क्रिस्टल्स कार्बन सल्फाइड के इनिट, उसमें ड्रॉप कर दो, और ब्लू कलर सोल्यूशन इज अब्जॉर्ब। हम लोग ये अब्जॉर्ब करेंगे, ये ब्लू कलर सोल्यूशन इज ऑप्टेन, एक ब्लू कलर का सोल्यूशन ऑप्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, डिप मैग्नीशियम रोड इन द सोल्यूशन। हम लोग को मैग्नीशियम रोड को उसी सोल्यूशन में डिप करना है। You will observe that the blue color of the solution after sometimes the solution become colorless। हाँ, ठीक है, जो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को इसमें डिप करेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं है, इसमें डिप करेंगे तो जो हम लोग देखेंगे ऐसा अब्जॉर्ब करेंगे कि कुछ समय बाद ये जो सोल्यूशन है ब्लू कलर का, ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे ऑल्सो लिख रहा है, ऑल्सो द मैग्नीशियम रिबन गेट कोटेड विथ ब्राउन लेयर। और ये जो मैग्नीशियम रिबन होगा वो
के पर एक लेयर चढ़ जाएगा ब्राउन कलर का। ठीक है, ये हो गया एक एक्टिविटी आप की जो बुक में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। डिस्प्लेस्ड इट फ्रॉम कॉपर सल्फ्यूट, मतलब जो ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल है हम लोग का है मैग्नीशियम। ठीक है, तो जब हम लोगों ने मैग्नीशियम सल्फेट को लिया और कॉपर सल्फेट को लिया तो हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा पावरफुल तो मतलब मैग्नीशियम सल्फेट है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जीत गया। तो और जो सल्यूशन था उसका कलर हम लोगों का कलरलेस हो गया। ठीक है, मतलब वो डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, तुम हटो अब मैं रहूँगा, ये कर दिया। जो जो कॉपर था, जो कॉपर मेटल था, वो डिस्पोज्ड हो गया मैग्नीशियम रिबन पे। मैग्नीशियम रिबन पे वो चिपक गया, लग गया। ठीक है, अपीयर्स एज ब्राउन कोटिंग, और वो ब्राउन कोटिंग के जैसा अपीयर हो गया। और इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को वही अपना केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे हम लोगों ने, जैसे अब यहाँ पे और अच्छे से आपको मैं समझा रहा हूँ फिर से। जैसे मैंने ये Mg लिया, मैग्नीशियम को लिया, उसमें मैंने कॉपर सल्फेट लिया, मैग्नीशियम लिया और कॉपर सल्फेट लिया, जिससे मेरा मैग्नीशियम सल्फेट मिला। क्योंकि कॉपर से कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होता है हम लोगों का मैग्नीशियम। रिएक्टिव होता है, रिएक्शन कर लेता। पावरफुल तो गलत वर्ड हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। और इसने कॉपर को साइड कर दिया, मतलब अपने में ले लिया, कॉपर को साइड कर दिया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल मेटल्स के बारे में। तो नॉर्मल मेटल्स कुछ नहीं होता, इसको मैं आपको एक शॉर्ट डिफिनेशन बता देता हूँ। ऐसे मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन नहीं कर सकते हैं पानी के साथ, हवा के साथ, एसिड के साथ, उनको कहते हैं हम लोग नॉर्मल मेटल्स। उसमें आ गया हम लोग का गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, और ये सिंस नॉर्मल मेटल आर लीस्ट रिएक्टिव, दे आर नॉट केमिकली affected by substance around us, hence they do not get transfer and their lecture। तो अ, ठीक है, तो जो सिंस नॉन मेटल बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वो कोई भी केमिकल के साथ इफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब कोई भी केमिकल के साथ वो रिएक्ट नहीं करते, नॉर दे आर नॉट केमिकली इफेक्टेड बाय सराउंडिंग। हाँ, वो किसी भी केमिकल के साथ इफेक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, तो वो उनमें जो लश्कर होता है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहता है, वो टार्निश रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोथ दिस नॉन मेटल्स आर, हाँ, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाईली टेबल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। ठीक है, हम लोग उनसे शीट्स बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी दैट, हाँ, और ये सब प्रॉपर्टी गोल्ड और प्लेटिनियम में देखा जाता है, इसीलिए इनसे हम लोग ज्वेलरीज बनाते हैं। ठीक है, गोल्ड का यूज़ प्लेटिंग और सब मटेरियल्स पे प्लेटिंग करने के लिए भी किया जाता है, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया। और प्लेटिनियम का यूज़ डेंटिस्ट करते हैं और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में इसका यूज़ आता है। उसके बाद जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उससे हम लोग ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग ये प्योर जो गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनाते, हम लोग उसमें कुछ पार्ट ऑफ सिल्वर और कॉपर का मिला देते हैं कि वो हार्ड बन जाए, जिससे उससे ज्वेलरी हम लोग बना सकें। अब जो जो प्योरिटी होता है गोल्ड का, वो कैरेट्स में देखा जाता है। जो सबसे प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है, जिसमें 24 पार्ट्स, 20, जिसमें कि 22, पार्ट्स होते हैं हमारा गोल्ड के, और 2 पार्ट जो होते हैं वो होते हैं हम लोगों के कॉपर और सिल्वर के। मतलब 24 कैरेट गोल्ड में 22 पार्ट्स तो आपको गोल्ड के मिल जाएंगे, प्योर गोल्ड के मिल जाएंगे, पर 2 पार्ट्स आपको कॉपर और सिल्वर के मिल जाएंगे। और उससे ही वैसे ही 18 कैरेट में हम लोग को मिल जाएंगे 18 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड, एंड हम लोग का 6 पार्ट्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। वैसे ही 20 में भी वैसे ही 20 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड एंड 4 पार्ट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। क्योंकि गोल्ड को हम लोग ये डायरेक्ट नहीं, प्योर गोल्ड से हम लोग नहीं बना सकते हैं। अब यूज ऑफ मेटल अलाई ऑन नॉन मेटल, ये मेटल नॉन मेटल्स का यूज क्या होता है। यूजेस ऑफ कॉमन मेटल, तो हम लोग मेटल अपने डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और ये हम लोग बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अभी मेटल्स का हम लोग बहुत सारे अलग अलग पर्पस में यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। दी मोस्ट कॉमन यूज मेटल इन एवरी डे लाइफ आर, ये जो सबसे कॉमन यूज करने वाला मेटल होता है वो होता है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर, ठीक है। जो आयरन होता है वो ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेटल्स में आता है। इससे हम लोग किचन के सामान, वाटर बोतल, स्टोव्स, टॉयज, टूल्स, पाइप्स, ये सब बनाते हैं, ठीक है। इससे हम लोग चेन्स, वायर्स, नेल्स, बोल्ट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बनाते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम बहुत हल्का मेटल होता है, बहुत लाइट वेटेड मेटल होता है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट बनाने में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एयरक्राफ्ट बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। और इट ऑल्सो यूज फॉर, हाँ, इसको कुक, ये मेक कुक, हाँ, और इसको खाना मतलब इसको क्या करते हैं, ये जो आता नहीं एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें हम लोग खाना लेके जाते हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है। और ये मेडिसिन्स का जो पैकेट होता है उसको बनाने में भी इसका यूज़ होता है, मेडिसिन का पैकेट बनाने में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद कॉपर इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल, ये भी एक बहुत यूज़ होने वाला मेटल है। इससे हम लोग इलेक्ट्रिकल केबल बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इसको हम लोग किचन के सामान में भी बनाने में भी यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग को इमेज दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद सिल्वर का हम लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरीज बनाने में, डेकोरेटिव डेकोरेशन पीसेस बनाने में, टेबल वेयर बनाने में, ठीक है। सिल्वर हाईली मैलेबल होता है, उसको हम लोग चाहें तो थिन फॉइल में, पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फूड आइटम, ये इसका यूज़ होता है डेकोरेटिंग करना फूड आइटम में। जो सिल्वर होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट, हाँ, और ये महंगा है, इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये आसानी से हम लोगों को नहीं मिल जाता है, महंगा है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव। सिल्वर एंड गोल्ड वायर्स आर हाउएवर यूज फॉर, हाँ, और ये सिल्वर और गोल्ड का यूज़
ये चिप बनाने में यूज़ होता है, जो कंप्यूटर में होता है, ठीक है। उसमें बहुत कम अमाउंट में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को ये दोनों मेटल मिल जाएंगे। अब एलॉय बनिया ये क्या होता है, एलॉय, यूजेस ऑफ एलॉय क्या होता है। तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक मेटल्स का, ठीक है। और कभी कभी तो नॉन मेटल भी होता है इसमें। जो एलॉय होता है वो मेटल से जनरली ये स्ट्रॉन्गर होता है, हार्डर होता है, और ये इसमें ज़्यादा करोजन मतलब जंग नहीं लगता ज़्यादा जल्दी, इसीलिए हम लोग अलॉय का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देन द प्योर मेटल इट्स, अब हम लोग अलॉय का यहाँ पे नाम पढ़ेंगे, मतलब अलॉय बनाया कैसे जाता है, अलॉय का यहाँ पे हम लोग को टेबल दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि मेटल का हम लोग कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें वो उतना स्ट्रॉन्गर और हार्डर नहीं होते, और उसमें करोजन भी लग जाता है। पर अलॉय में ये सब नहीं होता, वो लोग बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं, बहुत हार्डर होते हैं, और उन लोग में जल्दी करोजन भी नहीं लगता। तो यूजेज ऑफ सम कॉमन अलॉयज, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले ये टेबल हम लोग याद करेंगे, क्योंकि ये टेबल्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो हम लोग का स्टील बनता है आयरन और कॉपर से, आयरन और ये कार्बन से, आयरन और कार्बन से, कॉपर बोल दिया सॉरी। स्टेनलेस स्टील हम लोग का बनता है आयरन, क्रोमियम और निकल से। ब्रास बनता है कॉपर जिंक से। ब्राउन्ज बनता है कॉपर टिन से। जर्मन सिल्वर बनता है कॉपर जिंक निकल से। ड्यूरामिन बनता है हम लोगों का एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज से। एल निको बनता है हम लोगों का एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट से। और हम लोगों का ये गन का जो होता है आगे वाला मुंह, गन का मेटल, वो हम लोग का गन का बैरर हम लोग का बनता है कॉपर टीन और जिंक से। अब यूजेस ऑफ हम लोग पढ़ रहे हैं, यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का यूजेस क्या है, तो नॉन मेटल का बहुत यूज़ होता है। नॉन मेटल का क्या क्या यूज़ पड़ते हैं, नाइट्रोजन इन दी हाँ, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है जो ये जो इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाँ, जो ये जो नाइट्रोजन होता है वो मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। तो ये किसान लोग यूज़ करते हैं अपना जो प्लांट है और सीड को डेवलप्ड करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरस को मैस्टिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है। ये क्या बोलते हैं, आयोडीन से हम लोग एंटीसेप्टिक बनाते हैं, मतलब एंटीसेप्टिक का यूज़ होता है आयोडीन का। उसके बाद सल्फर का यूज से हम लोग फायर क्रैकर्स, गन पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। फिर ऑक्सीजन जो एक नॉन मेटल है जो बहुत ही ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन की गैस पे ज़िंदा है। उसके बाद डायमंड, डायमंड भी एक नॉन मेटल है जिससे हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, कटिंग ग्लास, ग्लास काटते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ टूल्स, टूल को ग्राइंड करते हैं। उसके बाद ग्रेफाइड आया, ये इसका यूज़ होता है बैटरीज बनाने में, ये भी एक नॉन मेटल है। और बस हम लोग का यहीं पे चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। तो आई ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया है। बहुत लंबी वीडियो बन गई 1 घंटा की, ठीक है, पर कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।